हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंपटीशन रूफ चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग जो हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को इससे पहले एक वीडियो उपलब्ध करवाई थी जिसमें मैंने जनसंचार का सिलेबस आप लोगों को इस चैनल पर उपलब्ध करवाया था। आज से हम जो है हमारे ये पहली वीडियो होगी और हम पहले पार्ट से एनसीईआरटी की, जो कि 11th और 12th की एनसीईआरटी का मिक्सचर है जनसंचार का, आज से हम पहला पार्ट यहाँ से अध्ययन करने जा रहे हैं। आप सभी को जानते हो कि पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस, नवोदय सबके एग्ज़ाम में जो है जनसंचार से संबंधित 10 से 15 क्वेश्चन का जो रेशो है वो हमेशा रहता है, और 10-15 प्रश्नों का जो रेशो है वो हमारा एग्ज़ाम पास करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। क्योंकि अब हमारे पास लॉकडाउन में समय काफ़ी है, तो हमें अपने सिलेबस को कम से कम 3 बार रिवाइज़ करना है। उसके लिए हम अभी से लगेंगे तो हमारे ये दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाएगा। और फ्रेंड्स, हमें एग्ज़ाम को एक बार निकलते ही फोड़ देना है, तो इसलिए आपको ऐसी तैयारी करके रखनी है कि जैसे ही वैकेंसी आए आप लोगों को घबराना नहीं है। एकदम से आप ये तैयार हो, अब वैकेंसी को आने तो हम फोड़ डालेंगे एग्ज़ाम को इस बार, तो ऐसी तैयारी आप लोगों को करनी है एकदम। चलिए ज़्यादा लेट ना शुरू करते हैं, इकाई 1 से शुरू कर लेते हैं। जनसंचार, सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं, आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। संचार से संबंधित परिभाषाएं जो दी गई हैं। संचार के तत्व, यहाँ पे आप स्टार बना लीजिए, 3 स्टार। संचार के तत्वों से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। संचार के प्रकार, वैसे संचार के प्रकार हम लोग मोस्टली सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसमें छोड़ेंगे नहीं, एक बार पढ़ेंगे जरूर। जनसंचार की विशेषताएं क्या क्या होती हैं ये हम लोगों को देखना है। ये कभी कभी पूछ लेता है प्रश्न यहाँ से। सबसे इम्पोर्टेंट कार्य, संचार के कार्य क्या क्या होते हैं, ये आप लोगों को संचार और जनसंचार दोनों में डिफरेंस और दोनों के कार्य ये बहुत अच्छे से हमें देखना है। उसके बाद जनसंचार, भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास किस प्रकार से हुआ है और जनसंचार माध्यमों का प्रभाव क्या पड़ता है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोग सोच सकते हैं कि संचार यानी कि बातचीत के बिना जो है मानव जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ये सभी आप लोग जानते हैं। तो संचार केवल अकेला होता है, आप लोग सोचिए, या फिर 2 व्यक्तियों के बीच में होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग यही सोचेंगे कि संचार 2 व्यक्तियों के बीच में होता है, क्योंकि जैसे मैं बात कर रही हूँ, मेरे बात करने के लिए सामने वाला कोई सुनने वाला भी होना चाहिए, कोई प्रतिक्रिया भी देने वाला होना चाहिए, हम लोग यही सोचेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, जो कि एनसीईआरटी में इसमें आप पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि संचार के लिए 2 ही व्यक्ति हो, कभी कभी एक व्यक्ति भी संचार कर सकता है। किस प्रकार कर सकता है ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप जब अकेले में बैठे होते हैं, मान लो आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, तो आपके दिमाग में उस एग्ज़ाम से संबंधित प्लानिंग भी चलेगी, आपको क्या क्या पढ़ना है उसके लिए सोर्स के बारे में भी आप सोचेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप संचार कर रहे हैं, लेकिन प्रतिक्रिया के रूप में कौन जवाब दे रहा है, आप खुद स्वयं जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब अकेले में भी संचार हो सकता है। तो आपको ये प्रश्न कभी कभी ऐसे पूछ सकता है कि संचार के लिए अनिवार्यतः 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, संचार अकेले में भी हो सकता है। तो दोनों ही कथन अपने आप में क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सही हो जाएंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अब हम यहाँ पे जो है बिल्कुल डीपली जनसंचार को पढ़ेंगे। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से फॉलो कर लिया, मैं ये सीरीज़ आप लोगों को केवल जनसंचार की 10 से 12 वीडियो उपलब्ध करवाऊंगी, जिसमें से आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होगी और आपका प्रश्न एक भी बाहर नहीं जाएगा, लेकिन आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं, यहाँ पे इस पैराग्राफ में यही चीज़ें बताई गई हैं। अब आता है कि संचार की परिभाषा क्या होती है। ये चीज़ें मैंने इस पैराग्राफ में जो बताया गया है, इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूँगी, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अकेलेपन और सोने के समय को यदि छोड़ दिया जाए तो हम अधिकांश समय अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने या अपनी भावना और विचारों को प्रकट करने के लिए एक दूसरे से या समूह में बातचीत या संचार करने में लगा देते हैं। यहाँ तक कि कई बार हम अकेले में खुद से बातें करने लगते हैं। सच तो यह है कि हम बिना बात किए रह ही नहीं सकते। यदि समाज में रहना है और उसके विभिन्न क्रियाकलापों में हिस्सा लेना है तो यह बिना बातचीत या संचार के संभव नहीं है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई दी, इम्पोर्टेंट थी। हम चाहें या ना चाहें अपने दैनिक जीवन में हम संचार किए बिना रह नहीं सकते। वास्तव में संचार जीवन की क्या है, एक निशानी है, ठीक है। जीवन जीने के लिए हमें संचार तो करना ही होगा। यानी संचार कब खत्म होगा, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि अगर आपके पास कोई भी बातचीत करने के लिए नहीं है तो भी आप अकेले में खुद से बातचीत करेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि संचार व्यक्ति के जीवन पर्यंत रहता है। तो इस चीज़ को भूलना नहीं है हम लोगों को। यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ें यही थी।
उसके बाद जो है संचार क्रांति के बारे में आप सभी ने जाना होगा। तो संचार क्रांति जो है, संचार क्रांति ये नहीं है कि संचार के क्या हो गए, बहुत सारे साधन आ गए। संचार और जनसंचार के विभिन्न माध्यम जो हैं, टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा के जरिए मनुष्य संदेशों के आदान प्रदान में एक दूसरे के बीच की दूरी और समय को लगातार कम से कम करने की क्या करता है, कोशिश करता है। यही कारण है कि आज संचार माध्यमों के विकास के साथ न सिर्फ भौगोलिक दूरियां कम हो गई है, बल्कि सांस्कृतिक और मानसिक रूप से भी हम एक दूसरे के करीब आ गए हैं। शायद यही कारण है कुछ लोग मानते हैं कि आज दुनिया एक गांव में बदल गई है, क्योंकि आप ये भी समझ सकते हो कि संचार माध्यमों से जीवन जो है बहुत ही सरल आगे हो गया है। जैसे अगर मैं वर्तमान में आपको आरोग्य सेतु का उदाहरण देती हूँ, तो आपको आरोग्य सेतु के अलावा एक ऐप और आया है जिसमें आप अपने देश के साथ साथ अनेक देशों के कोरोना मरीज भी देख सकते हैं। तो ये सब किसकी वजह से संभव हुआ है, संचार माध्यमों का इतना विकास हुआ है, उसकी वजह से ये सब संभव हुआ है कि आप बैठे बिठाए देश विदेश की खबरें यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है एनसीईआरटी में 2001 का, अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला हुआ था, तो इसको सीधा लाइव देखा गया था। तो ये जो है उदाहरण दिया गया। तो ये सब किसकी वजह से हुआ, जनसंचार माध्यमों के विकास की वजह से हुआ है। तो संचार और जनसंचार के माध्यम हमारी अनिवार्य आवश्यकता बन गए हैं। क्यों अनिवार्य आवश्यकता बन गए हैं, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हो कि रोज़मर्रा के जीवन में संचार माध्यमों का कितना ज़्यादा प्रयोग होता है। तो हमारी ये अनिवार्य मतलब हमें चाहिए ही चाहिए। जैसे आपने अभी फ़ोन को देखा होगा कि आप लोग फ़ोन के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते। जब स्टडी भी करनी होती है तो भी बीच बीच में मोबाइल एक दो बार हाथ में आ ही जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी अनिवार्य शर्त बन गई है। और बिना फ़ोन के जीवन की तो आप कल्पना कर ही लीजिए कि आपका जीवन कैसा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ ये सब चीज़ें ही बताई गई है। अब बात आती है फिर आखिर में ये संचार होता क्या है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है आप लोगों का, अभी तक ये इसकी बेसिक थी। संचार शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, सबसे पहले तो चर धातु से हुई है। ये प्रश्न पूछा गया है एक बार एग्जाम में, आप पेपर लगाते रहिएगा साथ में। तो चर धातु से इसका हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। आपने विज्ञान में ताप संचार के बारे में पढ़ा होगा कि कैसे गर्मी एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक पहुंचती है। इसी तरह टेलीफोन के तार या बेतार के जरिए मौखिक या लिखित संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजने को भी संचार कहा जाता है। यानी हमारा एक संदेश हम अपने स्थान से दूसरे स्थान पर उस संदेश को जब भेजते हैं तो वो क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। उससे हमारा तात्पर्य क्या है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का जब आदान प्रदान होता है, ठीक है। दरअसल एक दूसरे से संचार करते हो हम अपने अनुभव को भी एक दूसरे से बांटते हैं, लेकिन संचार सिर्फ दो व्यक्तियों तक सीमित परिघटना नहीं है। ये इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर ये है, इसको जब आप नोट्स बना सकते हो कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप निकाल सकते हो, नहीं तो मैं बता रही हूँ, आप लोग देखते जाइए बस, कि संचार सिर्फ दो व्यक्तियों तक सीमित परिघटना नहीं है। संचार के तहत सिर्फ दो या उससे अधिक व्यक्तियों में ही नहीं, हजारों लाखों लोगों के बीच होने वाले जन संचार तक को भी शामिल किया जा सकता है, ठीक है। यानी संचार के अंदर ही क्या छिपा हुआ है, जन संचार भी छिपा हुआ है। संचार तो हम ये नहीं कह सकते कि केवल दो व्यक्तियों के बीच को, जब इसके अंदर जन संचार भी, और जन संचार का मतलब क्या है, लाखों हजारों लोगों तक हमारी बात का पहुंचना। इस तरह हमने देखा कि संचार एक घटना के बजाय क्या है, एक संचार एक प्रक्रिया है, और ये एक जीवंत प्रक्रिया है। यानी कि हम जब तक जिएंगे तब तक ये संचार की प्रक्रिया चलेगी, जिसमें सूचना देने और पाने वाले की सक्रिय भागीदारी भूमिका होती है। दोनों की सक्रिय भागीदारी से ही यह प्रक्रिया पूरी होती है। अगर दोनों में से कोई संचार के लिए अनिच्छुक है तो संचार प्रक्रिया का आगे बढ़ना क्या हो जाता है, मुश्किल होता है। जैसे आप लोग इस बात को इससे समझ सकते हैं, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जिसमें से यदि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करना चाहती है लेकिन वो बात करना नहीं चाहता, तो संचार यहाँ पे सफल हुआ कि असफल हुआ। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सा उदाहरण है, मैं देना चाहूँगी आप लोगों को। आप लोग उसे कितना भी मनाने की कोशिश करो, वो नहीं मान रहा या वो नहीं मान रही, तो क्या है, यहाँ पे संचार यानी कि कम्युनिकेशन जो है बाधित हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति बात करना चाहता है, दूसरा व्यक्ति बात करना नहीं चाहता है। तो दोनों का क्या है, इंटरेक्टिव होना बहुत ही जरूरी है। तो संचार कैसी प्रक्रिया है, एक इंटरेक्टिव प्रक्रिया है, अंतर क्रियात्मक प्रक्रिया है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब आता है संचार के तत्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संचार के तत्वों से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो संचार के तत्वों को यहाँ समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक ये फिगर दिखाना चाहूँगी कि संचार के तत्व में कौन कौन है। सबसे पहले स्रोत यानी कि संचारक, आप इसका उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि इस समय मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या हूँ, यहाँ पे स्रोत हूँ यानी कि संचारक हूँ।
उसके बाद मैं अपना कोई संदेश भेजूंगी, और संदेश मैं किस माध्यम से भेज रही हूँ आप लोगों के पास, यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से भेज रही हूँ। और प्राप्तकर्ता यहाँ पर कौन है, आप लोग हैं, यानी कि ऑडियंस यहाँ पे प्राप्त करता है। उसके बाद आप लोग कमेंट जब करते हैं तो वो क्या हो गया, यहाँ पे फीडबैक हो गया, जो कि आप मुझे देते हैं कि लेसन अच्छा है या इसमें ये कमी है, और आप लोग दीजिए मुझे। लेकिन यदि यहाँ पर मैं जैसे आपको पढ़ा रही हूँ, बीच में संदेश और माध्यम के बीच में यदि शोर होता है, जैसे कि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ पाती, या जो मैसेज मैंने लिख के भेजा है वो आप लोगों तक पूरा नहीं आ पाता, तो वो शोर क्या है, यहाँ पे एक बाधक तत्व है। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। दूसरा इसमें मैं समझाना चाहूँगी, जब भी आप स्रोत या संचारक, यहाँ पे इसको एनकोडिंग के रूप में भी यूज़ किया जाता है और प्राप्तकर्ता को डिकोडिंग। ये कई बार एग्जाम में, ये जो सीरीज़ दी गई है ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। आप लोग नॉर्थ ईस्ट का पेपर हिंदी का सोल्व कर लीजिए 2017 का, उसमें भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, और 2013 के एग्जाम में जनसंचार से यहाँ से प्रश्न एज इट इज़ उठाया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान से एक्टिव होकर सुनिए, एकदम इसको इंटरेस्ट के साथ सुनिए, बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत ही प्रैक्टिकल हम लोग उदाहरण में आपको दे रही हूँ। स्रोत या संचारक का मतलब यहाँ पे एनकोडिंग है। एनकोडिंग का अर्थ क्या है कि जिस भाषा में मैं आपसे बात कर रही हूँ, यानी ये भाषा कौन सी है, हिंदी भाषा है। मैं आप लोगों को कौन सी भाषा में संदेश दे रही हूँ, हिंदी भाषा में, तो मैं एनकोडिंग करूँगी पहले, क्योंकि मुझे ये भाषा आती है तभी तो मैं एनकोडिंग कर रही हूँ। मतलब आपको किसी भाषा का आना एनकोडिंग कहलाता है। उसके बाद आप तक वो भाषा पहुँची, आप क्या कर रहे हो, उसको डिकोड कर रहे हो, यानी आप भी इस भाषा को समझ सकते हो। लेकिन यदि मान लो एनकोडिंग मैंने किसी भी भाषा में लिख दिया, डिकोडर उस बात को समझ नहीं पा रहा है, तो भी संचार यानी कि कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एनकोडिंग और डिकोडिंग कभी कभी कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में कभी कभी स्रोत संचारक के स्थान पर क्या देता है, यहाँ पर एनकोडिंग दे देता है, यहाँ पर डिकोड दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि पहले हमेशा एनकोडिंग होगा, यानी कि जो संदेश व्यक्ति भेजेगा वो उस भाषा का क्या करेगा, एनकोडिंग करेगा, और बाद में वो भाषा डिकोडिंग होगी। तो आप लोग यहाँ से जो है ना PDF दे ही दूंगी आप लोगों को, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, पूरा समझा दिया मैंने। जैसे आप लोग दे सकते हैं, स्रोत या संचार तक कौन होता है, जब स्रोत या संचारक एक उद्देश्य के साथ अपने किसी विचार, संदेश या भावना को किसी और तक पहुँचाना चाहता है, तो संचार प्रक्रिया की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। अब यहाँ पे जैसे इन्होंने दिया है एनकोडिंग। एनकोडिंग क्या है, यहाँ पे आप अपने संदेश को उस भाषा में कूटीकृत या एनकोडिंग करते हैं। ठीक है, ये संचार की प्रक्रिया का कौन सा चरण होता है, दूसरा चरण होता है। सबसे पहले तो कोई संदेश होगा, यानी कि जो भेजने वाला है उसके दिमाग में कुछ प्लानिंग आएगी, फिर उसके बाद वो उस अपनी भाषा में उसको क्या करेगा, उसको एनकोड करेगा। सफल संचार के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपका मित्र भी उस भाषा यानी कोड से परिचित होना चाहिए जिसमें आप अपना संदेश भेज रहे हैं। इसके साथ ही संचारक का एनकोडिंग की प्रक्रिया पर भी पूरा अधिकार होना चाहिए। आप समझ ही गए होंगे। इसके बाद संचार प्रक्रिया में अगला चरण किसका आता है, संदेश का आता है। फिर हम संदेश भेजते हैं, तो ये चैनल आप लोगों से पूछ लिया जाता है, फिर आप किस चैनल से भेज रहे हैं। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से उपलब्ध करवा रही हूँ। कुछ लोग पत्र लिखते हैं, कुछ लोग टेलीफोन करते हैं। मान लियो मैंने आपको किसी को फ़ोन किया और मैं यहाँ पे आपसे बात करने लग गई तेलुगु भाषा में, लेकिन आप तो समझ ही नहीं पा रहे हो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, संचार फेल हो जाएगा। यानी मैंने एनकोडिंग किस भाषा में किया, तेलुगु भाषा में, लेकिन आप उसको डिकोड तेलुगु भाषा में नहीं कर पाए। तो इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से समझ जाना है। फिर आता है प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर, जो उस कूटवाचन यानी कि उसका डिकोडिंग करता है। डिकोडिंग का अर्थ है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश। तो आप लोग समझ ही गए होंगे। फीडबैक सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही हो सकता है। नॉइज़ क्या होता है, शोर होता है। ठीक है, अब आता है संचार के प्रकार। समझ ही जाओ आप संचार के प्रकार कितने प्रकार से हम संचार कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आप लोगों को जानना, मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले तो आपको सांकेतिक विचार होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग इशारे से भी बात करते हैं। जैसे जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम मुंह से बोलकर भी करें, हम हाथ जोड़ देते हैं या पैर छू देते हैं, तो उसका सांकेतिक अर्थ क्या हो जाता है, प्रणाम करना हो जाता है। तो उसको बोलते हैं सांकेतिक संचार। फिर आता है मौखिक संचार। मौखिक संचार में हम मुख से भी बोलते हैं, तो वो हो जाता है मौखिक। और अमौखिक में हम इशारा ही करते हैं, अपने हाथ आँखों से भी कर सकते हैं, चेहरे से भी कर सकते हैं। ठीक है, हाथ की गति और स्वर के उतार चढ़ाव के जरिए मौखिक संचार की अमौखिक क्रियाओं की मदद कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं। हमारे जीवन की कुछ महत्वपूर्ण मौखिक से कहीं ज़्यादा अमौखिक संचार के जरिए भी व्यक्त होती है। जैसे कई लोग जब खुश होते हैं वो केवल मुस्कुरा देते हैं,
तो यानी वो खुश है, ज़रूरी नहीं है कि वो आवाज़ भी निकाले। और दुख होता है तो चेहरा बहुत ही लटक जाता है, तो वो भी क्या है, एक अमौखिक संचार है। प्रेम प्रेम को बोलकर कुछ लोग व्यक्त नहीं करते, लेकिन उनको प्रेम होता है, उनकी भावनाओं में वो चीज़ दिखाई दे जाती हैं। और डर भी चेहरे पर आ जाता है, तो वो भी क्या है, एक अमौखिक संचार का उदाहरण है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ से प्रश्न पूछता है, एक होता है अंतर्वैयक्तिक और एक होता है अंतर्वैयक्तिक। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है और यहाँ पर बच्चे जो है कंफ्यूज भी काफ़ी रहते हैं। तो आइए आज आपकी कंफ्यूजन हम हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि अंतर्वैयक्तिक यानी कि इंट्रापर्सनल क्या होता है। देखिए, जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो हम भगवान से वहाँ बात करते हैं। बहुत सारे लोग बात करते हैं, भगवान से कहते हैं कि मेरी ये विश पूरी कर दो, तो मैं आपके यहाँ 2100 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा, या इस बार जो है मेरे को पीजीटी में कहीं मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाए तो मैं अपनी माँ को ये दूंगा और आपके मंदिर में भी ये दूंगा। तो ये क्या है, ये भी एक संचार का माध्यम है। इसमें क्या है कि हम सामने वाले को कह रहे हैं, लेकिन वो सामने वाला विजिबल नहीं है, अनविजिबल है। तो इंट्रापर्सनल, जैसे हम पूजा, इबादत या प्रार्थना करते वक्त ध्यान में होते हैं, तो वह भी क्या है, एक इंट्रापर्सनल संचार का उदाहरण है। किसी भी संचार की शुरुआत यही से होती है, पहले हम सोचते हैं, फिर फिर संवाद करते हैं। स्पष्ट है, किसी विषय या मुद्दे पर सोच विचार करना या विचार मंथन भी संचार का ही क्या होता है, एक रूप होता है। तो ये अंतरा यानी कि पर्सनल एक तरीके से क्या हो गया, आप जो सोचते हैं फिर जो करते हैं और जो मौखिक रूप में या फिर जो अपने मन में विचार जो आप लाते हो, वो सारा क्या है, इंट्रापर्सनल है। जैसे आपको कोई अच्छा लगता है, कोई लड़की अच्छी लगती है या कोई लड़का अच्छा लगता है, आप उसको देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन आप उसको कहते कभी कुछ नहीं है, और भगवान के सामने जाके कहने लगे बस ये मुझे मिल जाए, ज़िंदगी में मज़ा आ जाएगा, है ना। तो वो सब भी क्या है, हमारा इंट्रापर्सनल यानी कि अंतर्वैयक्तिक संचार का उदाहरण है। तो इस तरह उदाहरण दे दिया मैंने, अच्छा खासा, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। अब आता है अंतर्व्यक्तिगत संचार यानी कि इंटरपर्सनल। इसमें क्या होता है कि दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं और आमने सामने होना किसी व्यक्ति का ज़रूरी होता है, और इसमें क्या होता है, फीडबैक जो है व्यक्ति को तुरंत मिलता है। अब जैसे आप किसी को गाली दो, सामने वाला भी आपको गाली देगा, तुरंत फीडबैक मिल गया। आपने जैसे बोला कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आज बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है आपने, बहुत ही सुंदर दिख रहे हो, तो सामने वाला भी आपको कहता है थैंक यू, आप भी कहते हो वेलकम। तो इसमें क्या है, ये फीडबैक तुरंत है। अब जैसे आप भगवान के सामने जाते हो, भगवान के सामने आपने कोई कुछ अपनी विश मांगी, तो भगवान तुरंत तो विश पूरी करते नहीं है, फीडबैक उसमें क्या होता है, तुरंत मिलता नहीं है। हो सकता है कभी कभी तत्काल रूप में किसी को मिल जाती है वो चीज़, लेकिन ऐसा मोस्टली नहीं होता। तो ये क्या था, इंट्रापर्सनल में और इंटरपर्सनल में दोनों में एक डिफरेंस होता है, ठीक है। और अंतर्व्यक्तिगत संचार जो होता है, हम जो अपनी रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें पूरी करते हैं, तो वो किसके थ्रू आती है, इंटरपर्सनल के। जैसे आपको दूध की थैली लेने जाना है, तो दुकान वाले से आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तो वो क्या है, आमने सामने की आपकी बातचीत है, ठीक है। तो वो भी क्या है, आपकी एक अंतर व्यक्तिगत संचार है आप लोगों का। तो आपकी डेली की चीज़ें, जैसे आपको इंटरव्यू देना, किसी का आपका अभी नवोदय के जिसमें सिलेक्शन हुआ है रिटर्न में लोगों का, तो वो अब इंटरव्यू के लिए जाएंगे, इंटरव्यू के बोर्ड में 4 से 5 लोग बैठे होते हैं, वो आपको जज करते हैं, आप बातचीत करते हो, तो वो कैसा, किसका उदाहरण है, एक अंतर व्यक्तिगत यानी कि इंटरपर्सनल का उदाहरण है। या फिर आप लोग घर में होते हैं, 4-5 मेंबर होते हैं, भाई बहन आपस में बातचीत करते हैं या माता पिता बातचीत करते हैं, तो सभी किसका उदाहरण माने जाते हैं, इंटरपर्सनल यानी कि अंतर व्यक्तिगत। अब मैंने इतने सारे उदाहरण दे दिए, तो अब तो आपका ये प्रश्न कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। फिर आता है संचार का तीसरा प्रकार होता है समूह में संचार करना, ठीक है। तो समूह में संचार विचार विमर्श भी हो सकती है, चर्चा भी हो सकती है। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण क्या होता है, कक्षा का। जब टीचर्स जाता है कक्षा में, तो वहाँ पर जो भी बच्चों से सवाल पूछे जाते हैं, कभी कभी जो है बच्चों को कहा जाता है कि, जैसे मैंने अपनी कक्षा में एक बार बच्चों को कहा कि अपने अपने नाम के उपसर्ग बताइए, प्रत्यय बताइए, तो सारे बच्चे बोलने लगे अपने अपने नाम के। तो वो क्या है, एक वहाँ पे समूह संचार है। आप लोग 8 से 10 व्यक्ति बैठे हुए हो, आप ग्रुप में हो, आप लड़कों के ग्रुप में मोस्टली होता है, तो चर्चाएं होती हैं, मोदी ऐसा है, केजरीवाल ऐसा है। और गांव की चौपाड़ों पे आपने मोस्टली देखा होगा, अरे केजरीवाल बिल्कुल ही बेकार है, वहाँ पे तो ऐसा हो गया है, वहाँ पे वैसा हो गया। अभी कोरोना वायरस पे जगह जगह पे चर्चा होने लग जाती है किसी की भी। तो ये सब किसका उदाहरण है, एक समूह संचार का उदाहरण है।
समूह संचार का उपयोग समाज और देश के सामने उपस्थित समस्याओं को बातचीत और बहस मुहावजे के जरिए हल करने के लिए होता है। संसद में जब विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होती है तो यह भी समूह संचार का क्या माना जाता है, उदाहरण माना जाता है। तो इसी तरह गांव की पंचायत या किसी समिति की बैठक भी समूह संचार का ही उदाहरण होता है, तो इसको भूलना नहीं है। संचार का सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी प्रकार क्या होता है, जनसंचार, जो कि वर्तमान में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया है, मास कम्युनिकेशन। जब व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश की जाती है तो इसको हम जनसंचार कहते हैं। ये जो प्रश्न है 2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया था, नॉर्थ ईस्ट वाला जो पेपर हुआ था, और मेरा खुद का गलत हो गया था, क्योंकि उस समय मैं केवल मास कम्युनिकेशन को ये मानती थी कि भाई मतलब यांत्रिक उसमें ज़रूरी नहीं होता, लेकिन मास कम्युनिकेशन में एक तो तकनीकी और यांत्रिक होता है और उसमें प्रत्यक्ष संवाद नहीं होता है, और लेकिन उसमें तकनीक के माध्यम से व्यक्तियों के समूह से बात करते हैं। इसका मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं, जैसे वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय द्वारा और भी बहुत सारे लोगों द्वारा जूम ऐप का बहुत यूज़ किया जा रहा है। तो जूम ऐप पे क्या हो रहा है कि मतलब 70 से 80 लोगों को एक साथ या फिर कम से कम 20-25 लोगों को एक साथ कनेक्ट कर लेते हैं और वहाँ पे अपना लेक्चर डिलीवर करते हैं टीचर्स। तो वो क्या है, एक मास कम्युनिकेशन का उदाहरण है। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे तो फिर भी प्रत्यक्ष हो रहा है, लेकिन जैसे मैं आप लोगों से संवाद कर रही हूँ तो ये कैसा है, ये प्रत्यक्ष संवाद नहीं है, क्योंकि आप इसमें जो है फीडबैक पूरा सुनने के बाद ही दे सकते हो। तो वो ये कैसा है, तकनीक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मैं बात कर रही हूँ, तो ये जनसंचार का एक उदाहरण हो जाएगा। इसमें और क्या क्या आते हैं, जैसे अखबार, रेडियो, टीवी, सिनेमा, इंटरनेट, सभी कैसे हैं, जनसंचार के एक माध्यम होते हैं। अब आती है जनसंचार की विशेषताएं क्या होती है। देखिए, जनसंचार में फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता। एक तो हमें इस बात को भी ध्यान रखना है, ज़रूरी नहीं है आप अखबार में कुछ भी लिखा, आप उस चीज़ के विरोधी हो तो कौन आपको फीडबैक देगा। अभी मैं आप लोगों को वीडियो दे रही हूँ, लेकिन ये वीडियो कम से कम आप तक पहुँचने में 1 घंटा और लग जाएगा, तो फीडबैक जो है आप तुरंत नहीं दे पाएंगे, बहुत समय बाद दे पाएंगे, तो तुरंत आपको नहीं मिलेगा तत्काल रूप में। दूसरा, जनसंचार के श्रोताओं, पाठकों और दर्शकों का दायरा कैसा होता है, बहुत ही व्यापक होता है। अब आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ गई, 10,000 व्यूज़ अगर आप लोगों ने मुझे दिला दिया, आपने शेयर पे शेयर मार दिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी पे दे दिया, तो क्या है, तो मेरी वीडियो वायरल हो सकती है। और ये क्या है, ये जनसंचार का एक उदाहरण है। इसका दायरा क्या होता है, फिर बहुत ही वास्ट होता है कि एक व्यक्ति से फटाफट से दूसरे व्यक्तियों पर तक पहुंच जाता है। साथ ही उनका गठन भी बहुत ही पंचमेल होता है। जैसे किसी टेलीविज़न चैनल के दर्शकों में अमीर वर्ग भी हो सकता है और गरीब वर्ग भी, शहरी भी हो सकता है, ग्रामीण भी हो सकता है, पुरुष भी और महिला भी, युवा भी और वृद्ध भी। तो आप समझ ही सकते हो कि यहाँ पर कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लेडीज़ फर्स्ट या फिर इस तरीके से, आप समझ ही सकते हो कोई भी व्यक्ति इस वर्ग में आ सकता है और कोई कहीं से भी बैठा हुआ संवाद कर सकता है। इसी से जुड़ी जनसंचार की प्रमुख विशेषता है कि जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। इसका अर्थ यह होगा कि अंतर व्यक्तिगत या समूह संचार की तुलना में जनसंचार के संदेश सबके लिए होते हैं। ठीक है, तो जनसंचार की एक विशेषता ये भी होगी कि ये ज़्यादातर क्या होता है, सार्वजनिक होता है, और ये इसके जो मैसेज होते हैं वो सभी लोगों के लिए होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग जो ट्वीट करते हैं, तो वो ऐसा थोड़ी ना कि वो केवल अपने लिए ट्वीट करते हैं, अपने लोगों के लिए ट्वीट करते हैं, वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ग उसको पढ़े। तो वो कैसा, किसका उदाहरण है, जनसंचार का उदाहरण है। जनसंचार माध्यमों का एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि ढेर सारे द्वारपाल यानी कि गेट कीपर काम करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप जो है वो कर लीजिए, स्टार बना लीजिए, एक ये पहरा छूट गया है। जनसंचार का संचार के अन्य रूपों से यह फर्क है कि इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता है। प्राप्तकर्ता यानी पाठक, श्रोता और दर्शक संचारक को उसकी सार्वजनिक भूमिका के कारण पहचानता है। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे अपने पसंदीदा एक्टर्स को देखते हैं, हीरो को देखते हैं, हीरोइन को देखते हैं, बहुत सारे लोग उनका मन होता है कि ऐश्वर्या राय से बात हो जाए हमारी, लेकिन क्या है, जनसंचार का दौर है, एट ए टाइम तो बातचीत हो नहीं सकती है। तो आप क्या हो, आप केवल उनको देख सकते हो, आप दर्शक हो, श्रोता हो उनके, तो उनको आप किस रूप में जान रहे हो, उनकी सार्वजनिक भूमिका। और उनकी सार्वजनिक भूमिका क्या है कि वो एक सुंदर एक्ट्रेस हैं। ठीक है, तो आपकी बातचीत तो तुरंत नहीं हो सकती है वहाँ पे, लेकिन वो फिर भी क्या है, एक जनसंचार का उदाहरण है। संचार के अन्य रूपों की तुलना में जनसंचार के लिए औपचारिक संगठन की भी ज़रूरत पड़ती है। औपचारिक संगठन के बिना जनसंचार माध्यमों का चलाना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है।
जैसे समाचार पत्र के लिए किसी न किसी संगठन की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार से रेडियो के प्रसारण के लिए भी रेडियो संगठन की आवश्यकता होती है। जनसंचार माध्यमों की एक और महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है, ढेर सारे द्वारपाल यानी कि गेट कीपर। और ये जनसंचार को क्या करते हैं, ये व्यक्तियों का समूह होता है जो जनसंचार माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को क्या करता है, ये द्वारपाल उसको नियंत्रित करता है और निर्धारित भी करता है। तो किसी जनसंचार माध्यम से काम करने वाले द्वारपाल ही ये तय करेंगे कि वहाँ किस तरह की सामग्री प्रकाशित या प्रसारित की जाए। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, जो ये द्वारपाल हैं वही लोग ये बता पाएंगे कि मुझे उनके प्लेटफॉर्म पे आकर क्या बोलना है। उनको कोई लगता है कि ये सीन नहीं दिखाया जाना चाहिए तो वो सब काट देते हैं। तो इस तरीके से इनके द्वारपाल की जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, इसको भूलना नहीं है, प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, जनसंचार माध्यमों में द्वारपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। यह उनकी ही जिम्मेदारी है कि वे सार्वजनिक हित, पत्रकारिता के सिद्धांत, मूल्य और आचार संहिता के अनुसार सामग्री को संपादित करें और उनके बाद ही प्रसारण या प्रकाशन की इजाज़त भी दे। अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है संचार के कार्य। अब संचार के तो आप लोग कार्य समझ ही गए होंगे। सबसे पहले होता है कि संचार का प्रयोग हम कुछ हासिल करने या प्राप्त करने के लिए करते हैं, जैसे अपने दोस्त से किताब मांगने के लिए। कुछ हासिल का मतलब समझ ही गए होंगे, संचार सबसे पहले हम बातचीत करते हैं किसी से तो हमें कुछ ज़रूरत महसूस होती है तभी हम करते हैं। उसके बाद है नियंत्रण। कभी कभी हम सामने वाले के व्यवहार को नियंत्रण करने के लिए भी जनसंचार का प्रयोग करते हैं। जैसे जो कक्षा में जैसे मैं टीचर हूँ तो कई बार मुझे जो है कई बार बोलना पड़ता है बहुत तेज़, तो बच्चों को कंट्रोल करने के लिए मुझे बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं नहीं बोलूँगी तो बच्चे जो है मुझे ही क्लास से बाहर निकाल देंगे। तीसरा जो है सूचना पाने के लिए भी संचार का प्रयोग किया जाता है। आपने बहुत सारी गॉसिप सुनी होंगी कि फलाने की जो बहू है गांव में जैसे चलती है, उसको कोरोना तो नहीं हो गया, जैसे आप लोग वर्तमान में देखते हैं। तो हम सूचना पाना चाहते हैं कि आखिर में हमारे आस पड़ोस गांव देश में क्या चल रहा है, तो वो सूचना। फिर होता है अभिव्यक्ति। हमें अपने भावों को बाहर निकालने के लिए, जैसे आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है जब तक वो बात नहीं कर लेता उसका खाना हजम नहीं होता है। तो चुगली नहीं कर लेते कुछ लोग तब तक उनके खाना हजम नहीं होता। तो अभिव्यक्ति के लिए भी क्या होता है, संचार का प्रयोग किया जाता है। सामाजिक संपर्क आप समझ ही गए होंगे, समाज में बातचीत के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। और संचार का प्रयोग अक्सर हम अपनी समस्याओं या किसी चिंता को दूर करने के लिए भी करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया हुआ कि ये कश्ती में डूब रहा है कोई व्यक्ति, तो ये बार बार चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ, ये भी क्या है, एक संचार है। तो अपनी समस्या को दूर करने के लिए ये कर रहा है। फिर है संचार का प्रयोग हम अपनी रुचि की किसी वस्तु या विषय के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। इसके साथ ही संचार का प्रयोग हम अपनी किसी भूमिका को पूरा करने के लिए करते हैं, क्योंकि यही परिस्थिति की मांग होती है। जैसे आप एक विद्यार्थी के रूप में, एक डॉक्टर के या एक जज के रूप में अपनी भूमिका के अनुसार संचार करते हैं। अब आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जनसंचार के कार्य। तो संचार के जो है वही जनसंचार के भी हैं लगभग। सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना। देखिए शिक्षित करना आप लोग नहीं लगा पाएंगे कि जनसंचार का माध्यम शिक्षित करना भी हो सकता है, लेकिन शिक्षित करना भी इनका उद्देश्य है। एजेंडा तय करना जनसंचार माध्यमों से कई बार जो है, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कई बार जो है मीडिया जो है अपने देश के लोगों का जो हित है या फिर देश के लोगों का जो विरोध है, जैसे आप लोगों ने अभी केरल में हथनी कांड हुआ है, तो मीडिया के द्वारा वो इतना ज़्यादा दिखाया गया है कि सरकार को भी उस पर एक्शन लेना पड़ा। तो केरल की सरकार अब जो है उन्होंने भी किसी को गिरफ्तार किया है। तो कई बार ये जो है एजेंडा तय करने में भी बहुत ही हेल्पफुल होता है जनसंचार। निगरानी करना, विचार विमर्श के साथ मंच यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अब भारत में जनसंचार का विकास जो है, मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। अब हम इस लेसन को जो है, पहले लेसन को कल पूरा करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो यार कम से कम इस बार 10,000 कम से कम व्यूज़ हो जाएं। आप लोग कैसे भी करो, किसी भी अपने ग्रुप में डालो, लेकिन आपको भी पता है यूट्यूब से अभी तक मैंने खुद के कोई पैसा नहीं उठाया है, फ्री में आप लोगों को सब कुछ उपलब्ध करवा रही हूँ यहाँ पे, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को कुछ भला हो जाए। तो आप भी कृपया मेरा भला कर दीजिए। तो आज की मजदूरी यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहली बार आए हैं तो कृपया वो लाल बटन जो आपको दिखाई देता है उसको ज़रूर दबा दें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को। उसकी PDF के लिए जो है हमारा टेलीग्राम लिंक जो है कमेंट बॉक्स में मैं दे दूँगी, वहाँ से आप जाकर हमारा टेलीग्राम लिंक भी जो है अटेंड कर सकते हैं। धन्यवाद। कल की वीडियो में मिलते हैं, इसी लेसन को हम पूरा करेंगे
और इसके बाद हम प्रश्नों को भी देखेंगे। प्रश्न मैं आपको साथ ही साथ बताती चल रही हूँ कि कौन कौन से प्रश्न अभी तक जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरीके से पूछे गए हैं। जनसंचार से प्रश्न हमें गलत नहीं करना है, बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरणों के साथ मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। बस आप सारी वीडियोस को फॉलो करते रहिए और कैसे भी करके मुझे जो है इस बार मेरा एम पूरा कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।